हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज का टॉपिक जो है वो एथिक्स पे है। ये वीडियो हमारे सारे CFA लेवल 1 स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। ये वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स और एथिक्स हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, एथिक्स जो है वो एग्जामिनेशन में 15 to 20% जितना आता है। इन टोटल CFA लेवल 1 में 10 सब्जेक्ट्स है और उस 10 सब्जेक्ट्स के अंदर एक सब्जेक्ट आपका एथिक्स होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो एथिक्स को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सर, सिर्फ एथिक्स को ही नहीं बट हमारे 7 स्टैंडर्ड्स जो हमारे CFA इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है उसको भी हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। गाइस, जैसा कि आपको पता है हमारे CFA लेवल 1 के अंदर एथिक्स जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर, ये एथिक्स सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है? जैसे कि आप सब CFA बनने वाले हो तो CFA का काम क्या होता है? CFA का काम होता है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? अ ग्रुप ऑफ पीपल, हजारों लोग अपना हार्ड अर्न मनी जो है वो आपको देते हैं और आप उस हार्ड अर्न मनी को क्या करते हो? इन्वेस्ट करते हो। जब आप सारे जनता का हार्ड अर्न मनी को लेकर जब आप उसको इन्वेस्ट करते हो, तो जब मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट और हार्ड अर्न मनी, तो मनी मतलब पैसा, और जब मैं बात करता हूं पैसे की तो कहीं ना कहीं इंसान पैसे को देखकर अनएथिकल हो जाता है। इसके लिए हमारे CFA लेवल 1 में एथिक्स का जो है वो बहुत ज्यादा वेटेज है। ठीक है, CFA इंस्टीट्यूट ने बोला है कि आपको 7 स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। अगर आप CFA कैंडिडेट हो या CFA मेंबर हो, फिर भी आपको CFA के 7 स्टैंडर्ड्स को क्या करना है? फॉलो करना है। इस वीडियो में मैं आपको पूरे 7 स्टैंडर्ड्स करवाऊंगा। अच्छा, इससे भी ज्यादा इन डेप्थ सारे स्टैंडर्ड्स का पूरा मीनिंग और सब कुछ समझाने के बाद मैं आपको MCQ भी करवाऊंगा। वो सारे अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो यही YouTube चैनल पे आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एथिक्स के साथ। सर, बेसिक सवाल ये है, एथिक्स क्या होता है? सो मेरे हिसाब से एथिक्स मतलब होता है बिलीफ। एथिक्स मतलब क्या होता है? बिलीफ। बिलीफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सर, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग मतलब क्या होता है? तो ध्यान से सुनना। एथिक्स मतलब क्या सही है और क्या गलत है, ये टोटली डिपेंड करता है हर एक इंसान पे। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज मेरे लिए एथिकल है तो शायद वो आपके लिए अनएथिकल होगी, या कोई चीज आपके लिए एथिकल है तो वो मेरे लिए क्या होगी? अनएथिकल होगी। तो सर, ये डिसाइड कौन करता है? तो ये डिसाइड आप लोग करते हो। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। हमारे रियल लाइफ के एग्जांपल को अगर मैं लूं तो हमारे लाइफ के अंदर ना बहुत सारे सिनेरियोस और बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है। अब इस डिसीजन के अंदर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता। आपके सामने एक सिनेरियो होता है और वहां पर आपको डिसीजन लेना होता है। अब डिसीजन की 2 चीजें, या तो आप करोगे या तो आप नहीं करोगे। अभी बात को ध्यान से समझना। जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो डिपेंड करता है एथिक्स पे। लेट्स टेक एन सिंपल एग्जांपल। आप एक बहुत 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 बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहे हो। आप लोग CFA हो और आप बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कंपनी में काम कर रहे हो। ठीक है सर, अब आपको आता है एक टिप। आप उस टिप के बेसिस पे क्या करते हो? पैसों को इन्वेस्ट करते हो। जबकि आपका काम है उस जो भी आपको एक टिप आया है, या फिर फॉर एन एग्जांपल जो भी आपको मतलब किसी ने आपको रेकमेंड किया है कि XYZ करके कंपनी है, तो आपको उस कंपनी को रीड करना था, पर आपने उस कंपनी को रीड नहीं किया। आपने टिप के बेसिस पे क्या किया? उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज सही है या गलत है? ये चीज गलत है। क्यों सर? यहां पर जनता का पैसा आपके पास है। लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। अभी आपको कहीं पर इन्वेस्ट करना था, ठीक है, अब आपको पता नहीं चल रहा कहां इन्वेस्ट करना है, तो एक इंसान आपके पास आता है और आपको बहुत सारा गिफ्ट देता है। इतना सारा गिफ्ट देता है और आपको बोलता है अब आप यहां पर क्या करो? इन्वेस्ट करो। आप वो गिफ्ट देकर वहां पर इन्वेस्ट कर देते हो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या गिफ्ट लेना एथिकल है या अनएथिकल है? टेक्निकली अगर मैं रियल लाइफ में बोलूं तो गिफ्ट लेना एथिकल है, बट अगर मैं CFA के लाइफ में बोलूं तो ये गिफ्ट लेना अनएथिकल है। क्यों? बिकॉज ये जो गिफ्ट है, ये जो कंपनसेशन है, उसके बेसिस पे आपने क्या किया? आपका जजमेंट जो है वो चेंज कर दिया। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो इस CFA जर्नी के अंदर, इस पूरे CFA जर्नी के अंदर एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज दिस क्लियर? सो एथिक्स मींस बिलीव व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग व्हेन देयर इज नो रूल। अगर रूल है, अगर फॉर एन एग्जाम्पल कोई रिटर्न चीज है,
कि ये होने पे ये करना है तो बात खत्म, वहां एथिक्स नहीं आता। बट अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा, यहां पर आपको आपका दिमाग लगाना है, सो आपको ये सोचना है क्या ये चीज एथिकल है या अनएथिकल है। और अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन की, तो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में एथिकल रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमको 7 स्टैंडर्ड्स दिए हैं, ये सारे 7 स्टैंडर्ड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं होगी तो मैं आपको ये बुक अवेलेबल करवा के दूंगा। ये बुक श्वेजर है जिसके अंदर 7 स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। अगर आपको चैप्टर जानना है तो ये चैप्टर नंबर 2 है। बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं कि ये 7 स्टैंडर्ड्स क्या होता है, बाकी सब तो सेम है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। इन टोटल यू हैव 7 स्टैंडर्ड्स। नाउ व्हाट आर दोस 7 स्टैंडर्ड्स? सर बस ये 7 स्टैंडर्ड्स है? नहीं, ये तो 7 स्टैंडर्ड्स है, इनके अंदर जो है वो सब स्टैंडर्ड्स है। ये सारी चीजें हम यहां पर पढ़ते हुए चलने वाले हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और हम जैसे ये वीडियो खत्म होगा आई अश्योर यू कि आपके टिप्स पे ये सातों स्टैंडर्ड्स होंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ इन दिस 7 स्टैंडर्ड्स, फर्स्ट इज प्रोफेशनलिज्म, second is integrity of capital market, third and fourth both are connected. Why? Because third is duty to clients and fourth is duty to employer. We are employee and we have duty towards our employer and towards the client. तो clients interest first, इस बात को आपको ध्यान रखना है, आगे हम लोग समझने वाले हैं। नेक्स्ट बोला है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस। अब ये क्या है ये सब हम आगे समझेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीएफए इंस्टीट्यूट मेंबर और सीएफए कैंडिडेट। तो ये सातों स्टैंडर्ड्स जो है वो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, क्या ये चीज क्लियर है क्या? आर यू श्योर? थोड़े से मेरे बाल खराब हो गए गाइस। आर यू श्योर? यस यस सर, आई एम श्योर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो। तो टोटल कितने स्टैंडर्ड्स है? टोटल 7 स्टैंडर्ड्स है। पहला है प्रोफेशनलिज्म, दूसरा है इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट, तीसरा है ड्यूटी टू क्लाइंट्स, चौथा है ड्यूटी टू एम्प्लॉयर, पांचवा है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस, सिक्स्थ है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेवेंथ है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीएफए इंस्टीट्यूट मेंबर और अ सीएफए कैंडिडेट। ये सातों के सातों स्टैंडर्ड्स हमको याद रखने हैं। सबसे पहला क्या है? प्रोफेशनलिज्म, सेकंड क्या है? इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट, थर्ड क्या है? ड्यूटी टू क्लाइंट्स, फोर्थ क्या है? ड्यूटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, फिफ्थ क्या है? इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशन एंड एक्शन, सिक्स्थ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेवेंथ जो स्पेसिफिकली मेरा फेवरेट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीएफए इंस्टीट्यूट मेंबर और अ सीएफए कैंडिडेट। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर, ठीक है। अभी देखो यहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आ जाओ, सबसे पहला स्टैंडर्ड देखते हैं प्रोफेशनलिज्म। सबसे पहला कौन सा स्टैंडर्ड देखेंगे? प्रोफेशनलिज्म। अब ये स्टैंडर्ड 1 है, इसके अंदर और भी सब स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला प्रोफेशनलिज्म में ही सबसे पहला वर्ड उन्होंने क्या लिखा है? नॉलेज ऑफ लॉ। क्या लिखा हुआ है? नॉलेज ऑफ लॉ। To every member and every candidate should have a knowledge of law wherever they are working। अभी एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं, ठीक है। सीएफए इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स। जब मैं बोलता हूं ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब हर जगह पर इसकी चर्चा है। इज दिस क्लियर? नाउ दिस कोर्स यू इफ फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम इंडिया, सो अगर आप एक बार ये तीनों लेवल क्लियर कर दोगे और आपको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा, सो यू माइट गो टू एनी कंट्री टू डू दिस सीएफए जॉब। आप इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन कोई भी कंट्री से कर सकते हो और कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी से कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल। आप कनाडा में हो या आप यूएस में हो या आप यूके में हो या आप इंडिया में हो या आप कोई भी कंट्री में हो। अभी देखो हर कंट्री का लॉ अलग अलग होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सी देयर आर 2 पार्ट्स, फर्स्ट इज एथिक्स एंड सेकंड इज लॉ। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो सर जरूरी नहीं है सारी कंट्रीज का लॉ जो है वो सिमिलर हो, बट एक चीज जो सबसे सारे कंट्रीज में सिमिलर है दैट इज एथिक्स। सो इंस्टीट्यूट बोलता है कि एथिक्स एक ऐसी चीज है जो सारे मेंबर्स को सेम लगती है, नो मैटर आप कोई भी कंट्री में हो। बट सिर्फ एथिक्स नहीं, बट उस कंट्री का लॉ जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो फर्स्ट चीज बताई है नॉलेज ऑफ लॉ।
Members and candidate must understand and comply with all the applicable laws, rules and regulations, including code of ethics and standards. तो यहां पर फर्स्ट क्या बोला है, आपको लॉ तो फॉलो करना ही है, बिकॉज आप जिस कंट्री में काम करोगे उस कंट्री का लॉ तो आप पे लगेगा ही, प्लस आपको कोड ऑफ कंडक्ट ये भी फॉलो करना पड़ेगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? जल्दी से बताओ, क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो आपको लॉ तो फॉलो करना ही है, प्लस कोड ऑफ कंडक्ट भी क्या करना है, फॉलो करना है. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर. आगे बढ़ते हैं. नाउ क्या बोला हुआ है इन्होंने, in the event of conflict members and candidate must comply with the more strict law, rules and regulations. Member and candidate must not knowingly participate or assist in any violation of law, rules and regulations. अभी मेरी बात ध्यान से सुनना. फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक ऐसी कंट्री के अंदर हो जिस कंट्री में लिखा हुआ है कि इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो बैन है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं कर सकते. तो यहां पर उन्होंने बोला है कि जिस भी कंट्री में आप काम कर रहे हो उस कंट्री के लॉ को हमें ब्रीच नहीं करना है. यह भी एक तरीके का एथिक्स है. अगर आप लॉ को फॉलो करते हो दैट मींस यू आर वर्किंग एथिकली. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर. नेक्स्ट क्या बोला है, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी. अभी मेरी बात ध्यान से सुनना. देखो, वी आर द पीपल, राइट? सो वी आर द पीपल हु हैव नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो सीएफए का काम क्या होता है? सीएफए का काम होता है मार्केट को रीड करना और जनता का जो पैसा है उसको वहां पर इन्वेस्ट करना, एसेट्स को मैनेजमेंट करना, और ये सब काम किसका होता है? सीएफए का होता है. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब जब हमारा काम है कि जनता का पैसा लेकर इन्वेस्ट करना, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर हमको लोगों पे डिपेंड नहीं रहना है, हमें इंडिपेंडेंट काम करना है, हमें चीजों को रीड करना है, हमें चीजों को समझना है. मार्केट रीड करना, कंपनी रीड करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन किसी पे इंडिपेंडेंट रहना. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर. Members and candidate must use reasonable care and judgment to achieve and maintain independency and objectivity in their professional. अभी क्या बोला है, आपको reasonable care लेना है. सर why reasonable care? अभी मेरी बात ध्यान से सुनना. What do you mean by reasonable care? अब मुझे एक बात बताओ, जनता का पैसा लगा हुआ है, यस और नो? अब जब आपके हाथ में लोगों का एसेट है तो आपको बहुत केयर करना पड़ेगा, बिकॉज आपको डिसाइड करना है वो पैसा कहां जाएगा. अब एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूं. देखो, आपके ट्रस्ट पे लोगों ने आपको पैसा दिया हुआ है, अगर आप उनका ट्रस्ट तोड़ दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा. तो टेक्निकली जब लोगों का पैसा आपके पास है तो आपको बहुत ध्यान से उस पैसे को इन्वेस्ट करना है और मैक्स टू मैक्स रिटर्न क्या करना है, लोगों को देना है. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. मेंबर्स एंड कैंडिडेट must not offer, solicit or accept any gifts, benefits or compensation. मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है. सर क्या हमें कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करनी? नहीं, बट कुछ ऐसी गिफ्ट है जो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू डिस्क्लोज. आगे हम पढ़ेंगे. इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है मिस रिप्रेजेंटेशन. व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन? कभी भी किसी को भी मिसगाइड नहीं करना है. कोई भी एक्शन लोगे तो वो हमेशा अच्छी तरीके से लेना है. किसी भी इंसान को, किसी भी एम्प्लॉयर को या कोई भी क्लाइंट को कभी भी मिसगाइड नहीं करना है. मेंबर्स एंड कैंडिडेट मस्ट नॉट नोइंगली मेक एनी मिस रिप्रेजेंटेशन रेलेवेंट टू इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशन, एक्शन एंड एनीथिंग. कभी भी इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस को लेकर कभी भी किसी को भी मिसगाइड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी को भी मिसगाइड करोगे तो ये बहुत 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 अनएथिकल माना जाएगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस. नेक्स्ट बोला है मिसकंडक्ट. ये उसी का भाई है. मिसकंडक्ट क्या बोलता है? मेंबर्स एंड कैंडिडेट मस्ट नॉट एंगेज इन एनी प्रोफेशनल कंडक्ट इन्वॉल्विंग डिसऑनेस्टी, फ्रॉड एंड ऑल दिस थिंग्स. अभी एक चीज समझो, हमने ना बहुत सारे सीरीज देखे, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हो. बिग शॉट हो गया, उसके बाद आप हर्षद मेहता स्कैम देख सकते हो. बहुत सारे स्कैम्स जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो. अभी यहां पर क्या बोला गया है, ध्यान से सुनना. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट एसेट रिलेटेड मैनेज करते हैं, यहां पर रिस्क का थोड़ा चांसेस ज्यादा हो जाता है, फ्रॉड का थोड़ा चांसेस ज्यादा हो जाता है. हमने बहुत सारे सीरीज में देखा है, लोग बहुत सारा क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं. बाजार मूवी करके भी एक अच्छी मूवी है, ये भी आप देख सकते हो. तो वहां पर हमको समझेगा कि कैसे लोग फ्रॉड करते हैं, कैसे लोग फ्रॉड करके लोगों का पैसा जो है वो डुबा देते हैं. बट ये चीज हमें नहीं करनी है. तो क्या बोला है, आपको कोई भी ऐसा
गलत काम नहीं करना है जो डिसऑनेस्टी, फ्रॉड या ये सब चीज़ों को अफेक्ट करे। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? और सर अगर हम ऐसा कोई भी चीज़ करते हैं तो इससे सिर्फ हमारे कंपनी को नहीं बट हमारे इंस्टीट्यूट का भी जो है रेपुटेशन वो खराब हो जाता है, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि अरे ये सारे सीएफए जो है वो ऐसा ही करते हैं। तो प्लीज़ आपकी एक गलती की वजह से या आपके एक फ्रॉड की वजह से सिर्फ कंपनी को नहीं, सोसाइटी को नहीं, बट हमारे इंस्टीट्यूट को भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट, कंपिटेंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपिटेंस? कंपिटेंस मतलब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको भी क्या करनी है, फुलफिल करनी है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या आपको उतना कंपिटेंट होना है कि भाई आप आपके काम क्या कर सको, कर पाओ। बस एक ही सेकंड रुकना गाइस। यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है क्या? तो फर्स्ट जो हमारा स्टैंडर्ड है दैट इज नॉलेज, सॉरी प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म के अंदर है ना 5 चीजें हैं, नॉलेज ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिसकंडक्ट एंड कंपिटेंस। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये 5 चीज जो है वो एकदम अच्छे से समझना। उसके बाद मैं जाऊंगा हमारे नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे दैट इज इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट। हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड बोलता है इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट। अभी इस स्टैंडर्ड के अंदर ना एग्जैक्टली दो ही सब स्टैंडर्ड है और बहुत छोटे और बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल मार्केट? टेक्निकली कैपिटल मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल कैन रेज मनी, सो यू कैन से शेयर मार्केट, डिबेंचर्स मार्केट, ये सारा मार्केट, इसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। इज दिस क्लियर एवरीवन? फ्रॉम वेयर यू आर रेजिंग द कैपिटल। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो, material non-public information. Now this is one of the very interesting concept and I like this concept more. Why? Because see, I teach CA, I teach CS, right? So when I teach CS, so here when I teach CS, तो यहां पर ना मैं सबको कैपिटल मार्केट करके कंसेप्ट है वो पढ़ाता हूं। और जब मैं सबको कैपिटल मार्केट पढ़ाता हूं तो बहुत 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 मजा आता है, बिकॉज कैपिटल मार्केट के अंदर ना पूरा शेयर मार्केट के बारे में पता चलता है। इज दिस क्लियर? तो इसके अंदर ना एक बहुत 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 मस्त कंसेप्ट पढ़ाता हूं बच्चों को, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। दैट इज कॉल्ड एज इनसाइडर ट्रेडिंग। सर व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइडर ट्रेडिंग? तो इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर ना हमें कभी भी कंपनी की कोई भी ऐसी चीज बाहर डिक्लेयर नहीं करनी जिससे 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 मार्केट मोमेंटम में कोई भी अफेक्ट हो। सर एग्जांपल दे दो, लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंपनी का कोई भी ऐसी चीज या कंपनी का कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है जो मैंने क्या कर दिया, लीक कर दिया, और जैसे ही मैंने वो इंफॉर्मेशन लीक कर दिया इसकी वजह से क्या हो गया कि मार्केट की मोमेंटम्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लग गए, जिसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होने लग गया। तो ये चीज नहीं करनी है। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें जो हमारे कंपनी की होती है वो हमें बाहर डिस्क्लोज नहीं करनी होती है। तो यही हमारा सब स्टैंडर्ड बोलता है, मेंबर्स एंड कैंडिडेट हु पजेस मटीरियल नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन दैट कुड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट must not act or cause others to act on that information. हमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन कंपनी से मिलती है तो हमें उसको डिस्क्लोज नहीं करनी जब तक वो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं हो जाती। अगर एक बार वो इंफॉर्मेशन पब्लिक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए इसका नाम लिखा हुआ है मटीरियल। मटीरियल मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन जिससे मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है। सेकंड, नॉन पब्लिक मतलब अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। अगर वो न्यूज चैनल पे आ गया सो यू कैन जस्ट शेयर दैट थिंग, बट व्हेन इट इज नॉट डिस्क्लोज यू कैन नॉट डिस्क्लोज दैट थिंग। इज दिस क्लियर? और कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो हमें शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट, मार्केट को मैनिपुलेट नहीं करना। सर नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट मैनिपुलेशन? बहुत 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 ध्यान से समझना मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना। सो बेसिकली लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। आज फॉर एग्जांपल मुझे, ठीक है, मुझे है ना शेयर्स में ऊपर नीचे करना है, तो मैं क्या करूंगा पता है? मैं एक रिलायंस का शेयर खरीद लूंगा। रिलायंस का शेयर का प्राइस है 100 रुपया, और मैंने जैसे ही बल्क में शेयर खरीदा तो 100 से सीधा प्राइस कितना हो गया, 150 रुपीज। और जैसे ही 150 हो गया मैंने सोचा थोड़ा और प्राइस बढ़ाता हूं, मार्केट को और मैनिपुलेट करता हूं। तो मैंने क्या किया पता है? तुम जैसे सारे सीएफए को फोन किया और मैंने सबको कॉल करके बोला रिलायंस खरीदो, रिलायंस खरीदो, रिलायंस खरीदो, रिलायंस खरीदो। सर आप हमें कॉल क्यों करेंगे? बिकॉज आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास हजारों करोड़ों रुपए पूरे पब्लिक के पड़े हुए हैं। आप जैसे ही स्टॉक खरीदोगे वैसे ही प्राइस ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही आपने स्टॉक खरीदा वैसे ही प्राइस 150 से सीधा पहुंच गया 200, और 200 पे मैंने लार्ज क्वांटिटी क्या कर दी, सेल कर दी। यहां तो मेरा डबल का फायदा हो गया। अब वो 200 रुपए से सीधा पहुंच गया 130 पे। यहां पर मेरा तो फायदा हो गया पर आपका नुकसान हो गया। इसे बोलते हैं मार्केट मैनिपुलेशन। बहुत सारे स्टॉक ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने मार्केट को बहुत मैनिपुलेट किया था। कुछ तो आपको भी पता है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस। सो मेंबर्स एंड कैंडिडेट मस्ट नॉट
नॉट एंगेज इन प्रैक्टिस दैट डिसॉर्ट्स प्राइजेस और आर्टिफिशियल इन्फ्लेट ट्रेडिंग वॉल्यूम। कभी भी ये चीज नहीं करना कि हम खरीदे बेचे जिससे प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है। देखो, अब मैंने ये चीज तो सुनी है कि 90% चीजें जो है वो ऑपरेटर के थ्रू चलती है, क्योंकि जो कंपनी का परचेस एंड सेल नहीं होता, बट उससे बहुत अफेक्ट परचेस एंड सेल पे होता है ऑफ शेयर्स, रादर देन कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, उससे ये वाली चीज जो है वो ज्यादा अफेक्ट करती है। तो यहां पर स्पेकुलेशन करने का चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है जब हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में उसको खरीदते बेचते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, ड्यूटी टू क्लाइंट्स। हमारा ड्यूटी क्या है? देखो मैं क्या बोलता, मालूम है क्या, एक इतना बड़ा टैटू लेकर ना यहां पे लगा दो, मेरे नहीं आपके गधों। यहां पर क्या लिखना है पता है? इस टैटू में जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, इस टैटू में लिखना है क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट। टू एवरी सीएफए स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट। हमेशा याद रखना, जो हमारा क्लाइंट है उसका इंटरेस्ट हमेशा ऊपर रहेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। नाउ लॉयल्टी, प्रूडेंस एंड केयर। सबसे पहला सब स्टैंडर्ड बोलता है लॉयल्टी, प्रूडेंस एंड केयर। यहां पर क्या बोला है? कैंडिडेट मस्ट बी लॉयल टुवर्ड्स देयर क्लाइंट्स। अभी देखो ध्यान से सुनना, लॉयल, ठीक है, बात करें तो कुछ लोगों को कुछ याद आ गया होगा, बट यहां पर हम कोई और लॉयल्टी की बात कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि एवरी सीएफए शुड बी लॉयल टुवर्ड्स देयर क्लाइंट्स, क्लाइंट्स इंटरेस्ट फर्स्ट। जो क्लाइंट के लिए है वही चीज सही है, बाकी सब गलत है। क्या ये चीज क्लियर है? मेंबर्स एंड कैंडिडेट्स ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी टू द क्लाइंट्स एंड मस्ट एक्ट वेरी रीजनेबल केयर एंड एक्सरसाइज प्रूडेंट जजमेंट। आपको है ना कभी भी किसी का भी पैसा ऐसा नहीं समझना कि किसी और का पैसा है, डूब गया तो चलेगा, डूब गया तो बोल देंगे म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा नहीं करना है। ये पैसा बहुत अच्छी तरीके से क्या करना है? यूज करना है, इन्वेस्ट करना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, देखो, मतलब यहां पर क्या बोला है उन्होंने, सबसे पहले आपको क्लाइंट का इंटरेस्ट रखना है, उसके बाद एम्प्लॉयर का रखना है, और उसके बाद आपको आपका खुद का इंटरेस्ट रखना है। एंड दिस इज व्हाट आई फील दैट इज राइट, बिकॉज क्लाइंट इंटरेस्ट शुड बी फर्स्ट, एम्प्लॉयर इंटरेस्ट शुड बी ऑल्सो अबव यू, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज गिविंग यू जॉब एंड व्हेन ही इज सपोर्टिंग यू, यू शुड ऑल्सो सपोर्ट देम। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? फेयर डीलिंग। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फेयर डीलिंग? देखो, फेयर डीलिंग मतलब क्या होता है ना, भेदभाव, बायस नहीं करना, है ना, किसी में भी भेदभाव नहीं करना। तुम्हारे लिए सारे क्लाइंट्स क्या है? सेम है। बट सर इसके अंदर भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी देखो, सेम डजंट मीन सेम। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, मेरा एक दोस्त है जिसकी शादी नहीं हो रही है, स्पेसिफिकली मेरी भी शादी नहीं हो रही है, पर यहां मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, या मैं मेरे दोस्त की बात कर रहा हूं, तो जिसकी शादी नहीं हो रही है, तो मैं कुछ दिन पहले उसको मिला और मैंने उसको बोला कि भाई क्या प्लान है शादी वादी का? तो वो मुझे बोला कि भाई अभी तो पता नहीं, बट मैंने शादी.com पे जो है ना वो हमारा उसका अकाउंट बनाया है। आई एम सो सॉरी, उसका अकाउंट मेरा नहीं, प्लीज, उसका अकाउंट बनाया हुआ है। तो उसने जो अकाउंट बनाया है ना, तो उसके अंदर उसने मुझे बताया कि अकाउंट के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग मेंबरशिप होता है। मैंने बोला मेंबरशिप मतलब क्या होता है? तब उसने मुझे समझाया कि देखो कैसा होता है ना, अगर आप सिल्वर मेंबर हो, या अगर आप गोल्ड मेंबर हो, या अगर आप प्लैटिनम मेंबर हो, तो सारे सर्विसेज अलग अलग मिलते हैं, है ना। जैसे मुझे पता चला कि प्लैटिनम मेंबर, या जो भी वो मेंबरशिप बोलते हैं जो सबसे हाई होता है, डायमंड मेंबरशिप जो भी है, उसके अंदर ना आपके वेडिंग का एक जो फंक्शन होता है वो उनकी तरफ से होता है, बट उसका सब्सक्रिप्शन जो होता है वो लैक्स में कुछ तो होता है, 1 लाख या ऐसा कुछ तो होता है, तो 1 साल का, ठीक है। अब उसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिलती है, आपको एक ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, और आपको प्रीमियम लेवल के जो है वो पोर्टफोलियोज, नॉट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बट वो शादी के पोर्टफोलियोज मिल जाते हैं, है ना। तो ये सारी बायोडेटा वगैरह मिल जाता है। क्या ये चीज क्लियर? क्या? अब मुझे एक बात बताओ, कल को उठ के अगर मैं ऐसा करूं कि मैं अकाउंट खोलूं, है ना, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फ्री में अकाउंट खोलूं तो मुझे ज्यादा सर्विस मिलेगा या उसको ज्यादा सर्विस मिलेगा? उसको ज्यादा सर्विस मिलेगा। अच्छा, क्या मैं यहां पर ऐसा बोल सकता हूं कि मैंने भी आपका ऐप डाउनलोड किया, उसने भी आपका ऐप डाउनलोड किया? अब आप यहां भेदभाव क्यों कर रहे हो? एक चीज समझो, हम दोनों ने अलग अलग सर्विस ली हुई है, तो हम दोनों को सेम ट्रीट नहीं करेंगे, पर अगर हम दोनों सेम लेवल पे है तो यहां पर सेम ट्रीट करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है, मेंबर्स एंड कैंडिडेट मस्ट डील फेयरली एंड ऑब्जेक्टिव विद ऑल द क्लाइंट्स व्हेन प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, मेकिंग इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस एंड टेकिंग डिसीजंस। जब भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंड कर रहे हो, सबको सेम करना, पर अगर किसी ने कोई और सर्विस ली है तो वहां पर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, अगर आप 1 किलो आलू लो,
ठीक है, अगर आप 1 किलो आलू लो तो आपको वो 30 रुपए किलो में पड़े, पर अगर आप वहीं पर 100 किलो आलू लो तो 30 रुपए की जगह आपको वो आलू 25 रुपए किलो में पड़ेगा। अब 5 रुपए आपको कम पड़ा। तो यहीं पर ऐसा एक कंसेप्ट आता है कि अगर मैं आपको कोई सर्विस दे रहा हूं, आई एम अ सीएफए, और अगर आप 4 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर ट्रेड कर रहे हो तो शायद मैं आपसे जो कमीशन है वो ज्यादा लूंगा, पर वहीं अगर आप बल्क में ट्रेड कर रहे हो तो शायद मैं आपसे कमीशन क्या करूंगा, कम लूंगा। इज दिस क्लियर? तो ये डीलिंग जो है वो चलेगा, बट कभी भी उस लेवल पे भेदभाव नहीं करना जो दोनों सेम पोजीशन पे है। आई गेस आपको ये चीज समझी। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला है सुटेबिलिटी, वन ऑफ माई फेवरेट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज सुटेबिलिटी। नाउ व्हाट इज सुटेबिलिटी? देखो कैसा होता है ना, एक चीज समझना। सबसे पहले जैसे ही आप सीएफए बन गए, है ना, जैसे ही आप सीएफए बन जाते हो वैसे ही आपको क्या करना है, आपके दोस्त के पास जाना है या आपको किसी के पास भी जाना है और उसको बोलना है कि क्या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो क्या। या आपको कभी भी आपके सामने कोई भी आता है और अगर आपको उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर लेना है, पेन लेना है और बैठ जाना है उसके सामने। उसके बाद जैसे ही आप बैठ जाओ तो उसको पूछना है, क्या तेरी शादी हो गई है? सर इतना पर्सनल? हाँ। दूसरा, तू कितना कमाता है? सर लड़की को एज और लड़के को सैलरी नहीं पूछते, गधो, यहां पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे, पूछ सकते हैं कितना कमाता है, कितनी बीवी, सॉरी एक सेकंड, कितना कमाता है, बीवी है, बच्चे हैं, ये सारी चीजें पूछते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, वो आदमी बोला कि मैं 1 लाख रुपया कमाता हूं, गुड। बीवी है, ठीक है, क्या वो जॉब करती है? नहीं, मतलब बीवी डिपेंडेंट है, ओके। सेकंड, उसको पूछना है बच्चे है, बोलता है हाँ, कितने? 2, वेरी गुड। क्या वो दोनों डिपेंडेंट है? हाँ वो दोनों डिपेंडेंट है। अब आपको पूछना है कि जो तेरी 1 लाख सैलरी है उसमें से खर्चा कितना होता है, तो वो क्या बोलता है कि ऑन एन एवरेज 60-70,000 खर्चा होता है, तो बचता कितना है? 30,000। अगर 30,000 बच रहा है तो उस 30,000 को अगर हटा दो तो उसमें से 20,000 जो है उसका आप एसआईपी कराओगे, जो 10,000 है वो इमरजेंसी फंड के लिए साइड में रखोगे। अब उस 20,000 का एसआईपी में आप कैसे एसआईपी कराओगे ये आपको देखना है। अच्छा, अगर वो इंसान, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अब इसको शादी को हटा देते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपके सामने 2 लोग हैं, ठीक है। एक आदमी जो है वो है 70 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, ही इज वेरी एजेड, और दूसरा आदमी है ही इज 25-26। अब ना आप क्या करोगे पता है, जो 25 ईयर्स ओल्ड है ना उसको आप ना इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट करोगे। क्यों सर? अभी भी उसके पास रिस्क लेने का टाइम है। बट जो दूसरा आदमी है जो 70 में है उसको आप कभी नहीं बोलोगे कि भाई तू इक्विटी में इन्वेस्ट कर, वो ऑलरेडी एक पैर उसका कबर में ऊपर जाने की तैयारी है। अगर आप उसको और ज्यादा पैसा डालने बोलोगे तो वो सही में ऊपर चला जाएगा। इज दिस क्लियर? तो यहां पर आपको देखना है कौन से इंसान के लिए कौन सा चीज सूटेबल है। अरे हाँ या ना, 25 ईयर ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, ये लोग के लिए सूटेबल होता है क्योंकि ये लोग रिस्क ले सकते हैं। बट अ पर्सन हु इज इन 70s ही कैन नॉट टेक रिस्क, इवन 60s ही कैन नॉट टेक रिस्क। तो आप उसको बोलोगे तू बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर, इसको बोलोगे तू इक्विटी में इन्वेस्ट कर। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो देखते। मेंबर्स एंड कैंडिडेट आर इन एडवाइजरी रिलेशनशिप विद क्लाइंट। अभी आप उसको एडवाइस दे रहे हो तब आपको इंक्वायरी करनी है जो भी आपका क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है कि उसको कितना रिस्क चाहिए, कितना रिटर्न चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट क्या है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कल को जॉब चली गई तो क्या फिर भी उसके पास पैसा रहेगा क्या? अरे हाँ पैसा रहेगा। क्या फिर भी एसआईपी भरेगा क्या? हाँ भरेगा। तो उतने का एसआईपी करा दो कि कल को अगर जॉब भी चला जाता है तो मेरे पास पैसा रहेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर उसको रेकमेंड दो। उसके बाद डिटरमाइन द इन्वेस्टमेंट इन सूटेबल फॉर द क्लाइंट्स फाइनेंशियल सिचुएशन। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो सब आपको लिख के लेना है। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट ना जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको और इन डेप्थ समझेगा। तो यहां पर ना आपको एक रिटर्न स्टेटमेंट लेना पड़ता है कि वो क्लाइंट क्या करता है क्या नहीं करता, और इससे आपको एक समझ में आएगा कि क्लाइंट को क्या एडवाइस करना है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है सर। जज द सुटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइंट्स टोटल पोर्टफोलियो। उसके पूरे पोर्टफोलियो पे आपको उसको क्या करना है, जज करना है, एंड देन फिर आप उसको रिकमेंडेशन दे सकते हो। क्या ये चीज क्लियर है क्या? और नेक्स्ट बोला है आपको परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन। मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप क्या करते हो, किसी भी क्लाइंट का पोर्टफोलियो मैनेज करते हो और जब आपको उसको परफॉर्मेंस बताना है, क्या बताना है आपको उसको परफॉर्मेंस बताना है, तब आप उसको फेयर परफॉर्मेंस बताओगे, ना कि आप उसको गलत परफॉर्मेंस बताओगे। लॉस हुआ है तो लॉस बताना, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बताना, जो भी हुआ है वो सच बताना। प्लीज झूठ मत बोलना, बिकॉज क्लाइंट के साथ कभी भी गलत नहीं करते हैं। जब भी आप आपका परफॉर्मेंस प्रेजेंट करते हो कि मैंने तेरा 1 करोड़ रुपए लिया है और यहां इन्वेस्ट किया है, तो वो कैसे इन्वेस्ट हुआ है वो सारी चीज आपको बतानी पड़ेगी। इज दिस क्लियर एवरीवन? द आंसर इज यस। नेक्स्ट क्या बोला है? प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। नाउ व्हाट इज प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी? कभी भी क्लाइंट का कोई भी इंफॉर्मेशन हमको आगे पास ऑन नहीं करना है। हमें सारी इंफॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन क्या करनी है, जमा करके रखनी है, बचा के रखनी है। क्यों सर? बिकॉज ये सारी चीजें ना कॉन्फिडेंशियल होती है और यहां पर हम क्या नहीं कर सकते, डिक्लेयर या किसी को भी नहीं बोल सकते हैं। बट सर 3 केसेस के अंदर हम क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी आपको लगता है कि क्लाइंट जो भी पैसा आपको दे रहा है इन्वेस्ट करने, शायद वो इलीगल तरीके से आ रहा है, तो यहां पर आपको क्या करना है, क्लाइंट को बताना है। इज दिस क्लियर? अगर कोई भी पैसा कैसे आ रहा है, इलीगल तरीके से आ रहा है, तो आपको क्लाइंट को बताना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। सेकंड, अगर लॉ ने डिस्क्लोज करने बोला है, नाउ व्हाट इज लॉ ने डिस्क्लोज करने बोला है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, अगर आप जैसे ही इंसॉल्वेंट हो जाते हो, तो जो भी बैंक है जिसने आपको लोन दिया है वो पूरा आपके शेयर्स ले लेता है। अब वो आपके शेयर्स ले लेगा, या जो भी म्यूचुअल फंड है या जो भी एसेट है वो ले लेगा, तो उसको पता तो चलना चाहिए क्या है क्या नहीं, आपके पास कितना अमाउंट है कितना नहीं है, तो ये चीज आएगा। और नेक्स्ट, अगर आप खुद परमिट करते हो कि भाई इसको डिस्क्लोज कर, लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, अगर मेरे पास होल्डिंग है, अगर मैं सारे मतलब फॉर एग्जांपल जो एसेट मैनेजर है उसको बोलता हूं कि तुझे जाकर मेरे सीए को बताना है, बिकॉज सीए को तो बताना पड़ेगा, उसको एंट्रीज डालना है, तो यहां पर भी जो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन है वो हम बता सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो 3 जगहों पर हम हमारे क्लाइंट्स का इंफॉर्मेशन जो है वो बता सकते हैं। इज दिस क्लियर? यस सर। वरना इसके अलावा तो कोई भी चीज हमको बतानी नहीं है, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, कॉन्फिडेंशियल होती है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अरे बताओ। यस सर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर। अभी एम्प्लॉयर के टुवर्ड्स क्या ड्यूटी होती है? देखो, मैं मानता हूं ऐसा कि हमारा जो एम्प्लॉयर है वो बहुत अच्छा है और जो जेन्युइनली है, बिकॉज ही हैव ट्रस्टेड अस एंड केप्ट अस ऑन जॉब, सो हमें कभी भी उसके साथ गलत नहीं करना है। तो सबसे पहला होता है लॉयल्टी। अब ये लॉयल्टी हमने जो है वो एम्प्लॉई में भी पढ़ा है, एम्प्लॉयर में भी पढ़ा है। तो आप एक चीज समझना, एम्प्लॉई हो या एम्प्लॉयर हो, दोनों के साथ क्या रहना है, लॉयल रहना है। बिकॉज अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। यस। Next, in matter related to the employment, members and candidate must act in the benefit of employer। हमेशा एम्प्लॉयर के बेनिफिट के लिए ही काम करना है और कभी भी एम्प्लॉयर के साथ गलत नहीं करना। जैसे मैंने ना बहुत सारी चीजें देखी है, आजकल ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो है वो ऐसा करते हैं, और स्पेसिफिकली मेरे फ्रेंड्स नहीं बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको मैंने देखा हुआ है कि जैसे ही थोड़ा सैलरी ज्यादा मिला वो लोग जॉब क्या कर देते हैं, स्विच कर देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई कंपनी में हो और उस कंपनी में आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आप पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हो और बहुत आपको अच्छा जम रहा है, बट अगर आपको कोई और कंपनी आके बोलता है कि हम आपको इतना सैलरी देंगे, तो आप आपके एम्प्लॉयर को छोड़कर वहां जाते हो। देखो, गलत नहीं है, बट अगर आपको कोई दिक्कत है इस जॉब में तो आपको आपके एम्प्लॉयर से डिस्कस करो। यू कैन से दैट फॉर एग्जाम्पल आई एम गेटिंग XYZ अमाउंट, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आपको जेपी मॉर्गन में 50 लाख का पैकेज है, भगवान करे आपको तो 1 करोड़ का मिले, बट 50 लाख का पैकेज है। अब आपको ब्लैक रॉक से ऑफर आया 80 लाख का, सो यू कैन जस्ट टॉक टू योर एम्प्लॉयर कि भाई मेरे को थोड़ा ज्यादा सैलरी का आया है, तो क्या आप मुझे वो सैलरी दे सकते हो क्या? इफ ही इज रेडी कि हाँ ठीक है हम आपको सैलरी देंगे, देन व्हाई टू गो टू अदर कंपनी? यू कैन बी लॉयल टू योर एम्प्लॉयर। इज दिस क्लियर? और ऑब्वियसली उसके भी कंडीशंस को देखना चाहिए। सो यस, यू शुड नेवर टेक एनी एडवांटेज। ऐसा नहीं कि यहां सीख लिया और यहां चले गए, यहां सीख लिया यहां चले गए, प्लीज ऐसा नहीं करना। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग, एडिशनल कंपनसेशन एग्रीमेंट्स। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, कभी भी किसी से भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना। नहीं, इल्ले आपको किसी से भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी से भी कोई भी कंपनसेशन, कमीशन कुछ भी नहीं लेना है। सर नहीं लेना है, 1 मिनट ले सकते हो, बट आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? रिटर्न कंसेंट देना पड़ेगा। इफ यू वांट एनी गिफ्ट और एनीथिंग, यू हैव टू टेक अ रिटर्न कंसेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट बोला है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर्स। मेंबर्स एंड कैंडिडेट मस्ट मेक रीजनेबल एफर्ट्स टू एंश्योर दैट एनीवन सब्जेक्ट टू देयर सुपरविजन एंड अथॉरिटी कंप्लाई विद द रूल्स। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो, मेक श्योर करो कि वो सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं, स्टैंडर्ड नंबर 5 विच सेज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शन। ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, क्या बोला है, डिलिजेंस एंड रीजनेबल बेसिस। जब भी हम इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करते हैं, जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो बहुत ध्यान से डिसीजन लेना है, बिकॉज आपका एक गलत डिसीजन जनता का पूरा पैसा डुबा सकता है। सो कभी भी डिसीजन लोगे ना तो बहुत अच्छे से डिसीजन लेना है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है।
Exercise diligence, independence and thoroughness in analyzing investment, making investment recommendation and taking investment action. बहुत ज्यादा इसके बारे में रीड करना है. Have a reasonable and adequate basis support to an appropriate research and investigation. फॉर एनी इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और रिकमेंडेशन. जब भी आप किसी को कोई रेकमेंड करो या जब भी कोई एक्शन लो, कोई चीज सेल करो, परचेस करो, तो प्लीज ध्यान रखना कि आपको बहुत 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 इंपॉर्टेंट यहां पर क्या करना है. एक ही सेकेंड ना गाइस. यस सॉरी. ओके, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का. क्या चीज क्लियर है क्या? ओके सर. नेक्स्ट बोला है कम्युनिकेशन विथ क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स. नाउ व्हाट इज क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स? क्लाइंट्स मतलब जो प्रेजेंट है, जो अभी आपके पास है, और प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मतलब जो शायद हमारे क्लाइंट्स बन सकते हैं. जब भी आप उनके साथ बात करो तो मेक श्योर करो कि आप उनको सारी इंफॉर्मेशन दे दो. क्या चीज क्लियर है क्या? जैसे एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. आपके क्लाइंट को बताना है आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसका खर्चा कितना है. ऐसे नहीं कि उसने सर्विस दे दिया और फिर आप उसको खर्चा बता रहे हो. समझो आप उसने सर्विस ले लिया और आपने उसको सर्विस दे दिया और फिर आप उसको बोल दो सर प्राइस इतना पैसा हुआ. नहीं, आपको पहले ही सारी चीजें बतानी है, कौन कौन सी सर्विस मिलेगी, क्या क्या चीज मिलेगी, तो वो बहुत ज्यादा बेटर होगा. नेक्स्ट बोला है डिस्क्लोज टू द क्लाइंट्स एंड प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स द बेसिक फॉर्मेट एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस. आपको पूरा बताना है कि इन्वेस्टमेंट कहां होगा, कैसे होगा, सब कुछ आपको बताना है. कौन से स्टॉक्स मैंने खरीदे हैं, कौन सी चीजें मैंने की है, किसका कितना रिटर्न है, अब मैं क्या खरीदने वाला हूं, अब मैं क्या बेचने वाला हूं. ये सारी चीजें हमें किसको बतानी है? क्लाइंट्स को बतानी है. इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर. आगे बढ़ते हैं हम. अच्छा, जो भी रिस्क वगैरह आने वाला रहेगा वो भी चीजें हमको किसको बतानी है? क्लाइंट्स को बतानी है. क्या ये चीज क्लियर है क्या? ठीक है सर. नेक्स्ट, रिकॉर्ड रिटेंशन. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, हमें ना जिंदगी में कुछ चीजें ना जो हमें हमारे पास संभाल के रखनी होती है, उसकी यादें नहीं, इन जनरल चीजें हमें हमारे पास संभाल के रखनी होती है. जैसे कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो शायद हमें आगे फ्यूचर में काम आने वाले हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो हमें आगे काम आने वाले हैं, सर्टिफिकेट्स जो काम आने वाले हैं. वैसे ही हमें हमारे सारे के सारे पोर्टफोलियोज के रिकॉर्ड्स को रिटेन करके रखना होता है. हमें सारी इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखनी होती है. क्या पता वो फ्यूचर में हमें काम आए. यस, सो हमें सारी चीजों को क्या करनी है? रिटेन करके रखनी है. सो मेंबर्स एंड कैंडिडेट मस्ट डेवलप एंड मेंटेन अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड टू सपोर्ट देयर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस. हमें हमारी चीजों को संभाल के रखनी है. अगर कुछ गलती भी हुई है तो उस रिकॉर्ड को संभाल के रखो ताकि आगे उस चीज में काम आए. क्या ये चीज क्लियर है क्या? यस सर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. ना वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर 3 सब पार्ट दिए हुए हैं. सबसे पहला, अवॉइड एंड डिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. अगर कहीं पर भी कुछ भी बायस हो रहा है या कहीं पर भी आपका कोई भी चीज में इंटरेस्ट है या कहीं पर भी आपका बेनिफिट है तो उस चीज को डिस्क्लोज करना है. उसके बिना आपको काम नहीं करना. लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, आई एम एन एडवोकेट और जब मैं केस लड़ने जाता हूं, या फॉर एन एग्जांपल इफ आई एम अ जज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम अ जज, और अगर मैं जज हूं तो मैं कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं दूंगा जिसमें एक इंसान मेरा बायस है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे फैमिली मेंबर खड़े हुए हैं और उनके सामने मुझे डिसीजन देना है तो ये कभी भी नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उनके फेवर में डिसीजन दूंगा. तो यहां पर आई कैन नॉट बिकम अ जज बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है. क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो कभी भी आप कोई भी चीज करते हो जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसको कभी भी नहीं करना है. क्या ये चीज क्लियर है? प्रायोरिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले क्लाइंट, फिर एम्प्लॉयर और फिर जाकर हम लोग आते हैं. तो सबसे पहले क्लाइंट. फॉर एन एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अभी मुझे पता चला कि XYZ कंपनी का आईपीओ बहुत मस्त है, LG का आईपीओ बहुत तगड़ा है ना, LG का आईपीओ एकदम मस्त आया है. तो सबसे पहले मैं मेरे अकाउंट में नहीं लूंगा, सबसे पहले मैं क्लाइंट के अकाउंट में लूंगा, फिर मैं एम्प्लॉयर को बताऊंगा और फिर लास्ट में जाकर मैं मेरा ट्रांजैक्शन करूंगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉयल्टी बिकॉज आप सबसे पहले उसको बता रहे हो और ये भी एक एथिकल चीज मानी जाती है. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज रेफरल फी. नाउ व्हाट इज रेफरल फी? अभी ना एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूं. जैसे ना मैं बहुत सारे क्लासेस में पढ़ाता हूं, वहां पर ना कुछ क्लासेस में ऐसा रूल है कि फॉर एग्जाम्पल वो बच्चे को बोलते हैं, स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अगर ना आप किसी और को लेकर आओगे ना, अगर आप किसी और को रेफर करोगे ना तो मैं आपके फी में से 5,000 रुपीज माइनस कर दूंगी. अभी ये जो मैम है ना वो ये बताती है, और बहुत सारे क्लासेस में ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी बच्चा लेकर आओगे ना तो हम आपको 5,000 रुपीज माइनस करेंगे. अब मुझे एक बात बताओ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सीएफए की क्लास की बात करते हैं. अगर एक सीएफए का क्लास चल रहा है और वहां पर एक स्टूडेंट आता है एडमिशन के लिए और आप उसको बताते हो कि अगर तूने ये क्लास किसी और को रेकमेंड किया और उसकी वजह से एडमिशन हुआ तो हम तुझे 5,000 रुपीज देंगे. अब वो बच्चा क्या करेगा पता है? किसी और को जाकर पकड़ के ले जाएगा और बोलेगा अरे रे रे सीएफए कर, सीएफए बेस्ट कोर्स है, बेस्ट कोर्स है. बेस्ट कोर्स है
बट शायद उसके लिए वो CFA नहीं है, उसको कोई और चीज में इंटरेस्ट होगा, बट फिर भी आप उसको जबरदस्ती ला रहे हो। क्यों? बिकॉज ऑफ रेफरल फी। आपको 5,000 मिलने वाले हैं। सेम चीज मान लेते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूं, या मैं इन्वेस्टमेंट मैनेजर हूं, या एसेट मैनेजमेंट हूं, और मुझे सबको XYZ म्यूचुअल फंड रेकमेंड करने के लिए या खरीदने के लिए मुझे कमीशन मिल रहा है या रेफरल फी मिल रही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम सबको उसमें इन्वेस्ट करने बोलूं तो गलत नहीं होगा? हाँ सर, अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखो ये कंपनी बहुत अच्छा है, ये कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और एक बात याद रखना, अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो मुझे 500 रुपया मिलेगा एज ए रेफरल फी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये चीज सही है? क्या? हाँ। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया कि आपको रेफरल फी मिल रहा है, तो शायद सामने वाला इंसान अब उस कंपनी को अच्छे से रीड करके फिर आप मतलब वो मुझे बोलेगा कि पैसा डालना है या नहीं। अब यहां पर मैंने क्या किया? एथिकल काम किया। मैंने जो भी रेफरल फी मुझे मिल रहा था वो मैंने क्या कर दिया? बता दिया। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, इसके लिए देखो ना लिखा हुआ है, यू हैव टू डिस्क्लोज एम्प्लॉयर्स एंड क्लाइंट्स और प्रोस्पेक्ट क्लाइंट्स कि आपको रेफरल फी मिलने वाला है। एंड अगर आप डिस्क्लोज कर देते हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते तो वहां दिक्कत आ जाती है। क्या ये चीज क्लियर है? क्या? यस सर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ CFA इंस्टीट्यूट मेंबर और CFA कैंडिडेट। अभी यहां पर क्या बोला है? कंडक्ट एज पार्टिसिपेंट इन CFA इंस्टीट्यूट प्रोग्राम एंड रेफरेंस ऑफ CFA इंस्टीट्यूट। अब इन दोनों चीजों को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज अगेन ये भी मेरा फेवरेट पार्ट है। ध्यान से सुनना। तो यहां पर 2 सब स्टैंडर्ड्स बोलता है। सबसे पहले बात करता है चीटिंग की। यहां पर क्या बात करते हैं ये? चीटिंग की, कि हमको कोई भी चीज ऐसी नहीं करनी जिससे हमारे CFA का रेपुटेशन खराब हो जाए। जब हम ये 7 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा, और यूट्यूब पे मेरा वीडियो ऑलरेडी है स्टैंडर्ड 7 पे, आप देख सकते हो। तो ध्यान से सुनना क्या बोला है। जब भी हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, तब हमें चीटिंग नहीं करना, बिकॉज ऐसे अनएथिकल चीजों की वजह से हमारे इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो खराब होता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो फर्स्ट एंड मोस्ट रूल, स्टैंडर्ड 7 सब स्टैंडर्ड A बोलता है कि हमें कभी भी एग्जाम में चीटिंग नहीं करनी है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट क्या बोलता है? रेफरेंस टू CFA इंस्टीट्यूट, द CFA डेजिग्नेशन एंड CFA प्रोग्राम। जब भी हम किसी को भी हमारे CFA का डेजिग्नेशन देते हैं, तभी भी हमें क्या करना है? गलत नाम डेजिग्नेट नहीं करना है। अभी इन दोनों का ना आपको एग्जांपल देता हूं। पहले हम लोग है ना A का एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, अभी जैसे आपका एग्जाम खत्म हो गया और जैसे आप एग्जाम से बाहर आए, तो कभी भी आपको ना लोगों को डिस्क्लोज नहीं करना कि एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बताने। सर क्यों? देखो हमारा जो CFA कोर्स है ना वो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, तो सब लोगों का एग्जामिनेशन टाइमिंग अलग अलग होता है। कोई शायद ये दिन, कोई शायद ये टाइम पे दे रहा है, कोई शायद ये टाइम पे दे रहा है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। मान लेते हैं आज है 19 तारीख, तो 19 तारीख को सबका एग्जाम है। अब ऐसा भी हो सकता है 19 तारीख आज मेरे लिए है, 19 तारीख किसी और के लिए कभी और होगा। आपको पता है ना कि कुछ कंट्रीज में 24 आवर्स, कुछ कंट्रीज में 12 आवर्स, ऐसे अलग अलग टाइमिंग चलते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, आज अगर मैंने डाल दिया कि एथिक्स के अंदर ये क्वेश्चंस आए थे, कॉन्ट्स के अंदर ये क्वेश्चंस आए थे, ये चीजें आई थी, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं और कल मेरे दोस्त जो कोई और कंट्री में रह रहा है, जिसका एग्जाम कल है, वो आज बैठकर देख रहा है कि क्या क्या आने वाला है, तो तुमको नहीं लगता गलत हो जाएगा? द आंसर इज यस। इसके लिए स्टैंडर्ड 7A बोलता है कि कोई चीज कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी है, कोई भी एग्जाम में चीटिंग नहीं करना है, कोई फॉर्मूला या ये सब चीजें भी हमें नहीं देखनी है। प्लस यहां पर क्या बोलता है वो कि ध्यान से सुनना, कैलकुलेटर भी जो है उसको भी, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है जो हमारे CFA इंस्टीट्यूट ने हमें बताया है, हमें वही कैलकुलेटर लेकर जाना है। क्या ये चीज क्लियर है क्या? तो ये सारी चीजें जो है वो स्टैंडर्ड 7A के अंदर बताई है। स्टैंडर्ड 7 भी बोलता है जब भी हम हमारे इंस्टीट्यूट को डेजिग्नेट करते हैं, हमें बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट नहीं करना है, हमें नॉर्मल तरीके से हमें बताना है कि हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है और क्या नहीं करता है। व्हेन रेफरिंग टू द CFA इंस्टीट्यूट और CFA मेंबर, यू शुड नॉट मिस रिप्रेजेंट और एग्जैजुरेट द मीनिंग एंड इंप्लीकेशन ऑफ मेंबरशिप। हमें कभी भी हमारे इंस्टीट्यूट का जो भी रिकॉग्नाइजेशन है या जो भी रिकमेंडेशन है, या हम जब इंस्टीट्यूट के मेंबर बन गए और हमें कोई चीज बतानी है, तो हम हमारे पर्सनल यूज के लिए नहीं बता सकते। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कोई शॉप में गए और उस शॉप में ना आपने एक कपड़ा खरीदा और अभी आप जाकर बोल रहे हो क्योंकि मैं CFA हूं तो मुझको है ना 30% डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि मैं CFA हूं, मैं तुम्हारी कंपनी में ये करता हूं तो मुझे ये चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा डेजिग्नेशन जो है वो प्रोफेशनलिज्म के लिए मैटर करता है, ना कि ये सब चीजों के लिए। तो आई होप आपको ये सातों के सातों स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत अच्छे से समझे होंगे। तो वापस एक बार देख लेते हैं। 7 स्टैंडर्ड में सबसे पहले आता है प्रोफेशनलिज्म, सेकंड आता है इंटीग्रिटी ऑफ कैपिटल मार्केट, थर्ड आता है ड्यूटी टू क्लाइंट्स, फोर्थ आता है ड्यूटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयर, फिफ्थ आता है
इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, रिकमेंडेशंस एंड एक्शंस। 6th आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड 7th जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीएफए इंस्टीट्यूट मेंबर और सीएफए कैंडिडेट। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस तो ये थे हमारे टोटल 7 स्टैंडर्ड्स, और ये 7 स्टैंडर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, टेंशन नहीं लेना है। ये सातों स्टैंडर्ड का इन डेप्थ वीडियो मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे डालने वाला हूं। 7 स्टैंडर्ड का तो वीडियो डाल दिया है, बचे हुए स्टैंडर्ड्स का भी मैं डालने वाला हूं। आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि ये 7 स्टैंडर्ड्स कैसे काम करता है। बस ऐसे ही मैं एक गिब्स का भी वीडियो डालूंगा, बिकॉज जो गिब्स कंसेप्ट है वो भी बहुत 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 ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी से बताओ क्या ये चीज क्लियर है क्या? आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हुआ होगा। अगर यूजफुल हुआ है तो एक लाइक कर देना एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहीं पर हम लोग एंड करेंगे ये टोटल 7 स्टैंडर्ड्स को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक कंसेप्ट को जिसका नाम है गिब्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।